हाय गाइस, अभी से अपन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने चैप्टर 3 की वीडियो देख ली होगी। तो चैप्टर 3 में अपन ने क्या क्या सीखा था ये मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। अपन ने मॉलिक्यूल देख लिए थे, एटम का स्ट्रक्चर देख लिया था। एटम का स्ट्रक्चर अभी अंदर से नहीं देखा है, अपन ने उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देख लिया था, जिसमें अपन ने ये देखा था एटम बहुत छोटा होता है। उसके सिम्बल्स देख लिए थे, उसका मास देख लिया था, मॉलिक्यूल आयंस और मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट देख लिया था। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुके हैं। तो अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है 4.1 का चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं मैटर में, तो इसके आप समझने के लिए आप ये देखिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, कॉम्ब ड्राई हेयर। ठीक है, डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ एयर पेपर। मतलब उसने क्या कहा है कि आपको कॉम्ब है ना, उसको अपने हेयर्स हैं उसमें ऑयल होना चाहिए, उसको रब कीजिए अपने हेयर्स पे और फिर उसको एक स्मॉल पीसेज डाल दीजिए पेपर के कर के काट के, और फिर उसको देखिए स्केल को पास में लाइए और फिर उसको हटाइए। तो आप ये देखेंगे कि जो स्केल है वो पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल्स का खेल है। अब एक और एक्सपेरिमेंट है, रब अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ। मतलब एक ग्लास रॉड लेनी है, इसको सिल्क क्लॉथ से साफ करना है, एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून। मतलब एक बैलून के पास लाना है। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और आपको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। तो वो बैलून से अट्रैक्ट होगी। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ कैन वी कंक्लूड दैन ऑन रबरिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। मतलब अगर अपन दो ऑब्जेक्ट्स को जब घिसते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। इससे अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूड। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, कहाँ से ये चार्ज आता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन atom. It was known as 1900 that the atom was not a simple indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. Thomson. Even before the electron was identified, ये थे अपने गोल्डस्टीन, अदर फॉर इनका नाम क्या था, एक मिनट, रदरफोर्ड। यस, Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a glass discharge and called them canal rays. These rays were positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. The subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron. Its mass was approximately 2000 times as that of the electron. It was given the name of proton. In generally, an electron is represented as E minus and a proton P plus. The mass of an proton is taken as 1 unit and its charge as plus 1, and the mass of an electron is considered to be negligible. इसका मतलब मैं बता चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, and its charge is -1. It seemed highly likely that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electron could easily be peeled off but not proton. Now the big question was what sort of structure did these particles of the atom form. We will find the answer to this question. देखिए, अभी तक आपके इनने जो क्वेश्चंस हैं आपके मन में एक शंका पैदा कर दी है। सबसे पहले देखिए, एक सस्पेंस पैदा होना चाहिए माइंड में। चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आपके सस्पेंस होगा तो आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो इस चैप्टर में आपको इनने क्या क्या बता दिया है। देखो, आपको इनने ये बता दिया है कि एक एटम होता है, एटम के पास है ना चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को इनने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। नेगेटिवली चार्ज को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जो मास होता है उसको ले लिया 1, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास ले लिया नेजिलिएबल, क्योंकि वो 2000 टाइम आधा होता है। मतलब जैसे मान लीजिए प्रोटॉन का है 1, तो है ना जो इलेक्ट्रॉन का होगा 1/2000 होगा उसका मास, तो इसको ले लिए नेजिलिएबल। ठीक है, और जो एटम होते हैं उनको क्या बता दिया कि जो एटम है वो उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं की गई है, न्यूट्रॉन भी एक चीज़ होती है। ठीक है, तो अब इनने कैनल रेस के बारे में, कैनल रेस का यूज़ किसने किया था, गोल्डस्टीन ने कैनल रेस का यूज़ किया था। तो इसमें पूछा वाटर कैनल रेस। कैनल रेस क्या होती हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं जो कि नेगेटिव जो पोर्शन होता है उधर जाती हैं। ठीक है,
इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अब आपको एक क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए। आपने अभी मैंने बताया जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उस पर क्या चार्ज होगा? तो अब ये मैंने बताया था प्रोटॉन के कितना चार्ज होगा 1। अभी अपने इसका चार्ज मानेंगे 1। इसका कूलम में चार्ज होता है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके 10th में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और प्रोटॉन दोनों में अंतर देखिए। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव में। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इन पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इफ़ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन इट विल कैरी नॉट चार्ज, नो चार्ज। ओके, अब है अगला टॉपिक आपका द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब ये आपका मेन टॉपिक है, तो इसको आप दिमाग खोल के सुनिए। सबसे पहले अपन ने डेल्टन की थ्योरीज पढ़ी हैं, जिनने बताया कि ये ना एटम जो है इंडिविजुअल है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब क्या होता है? इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इट वाज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। फॉर एग्जाम्पल दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। मतलब अभी तक अपन ने क्या सीखा था? अभी तक डेल्टन्स की थ्योरी सीखी थी। डेल्टन ने क्या कहा था? एक एटम होता है, उसका ये नाम होता है, उसमें मास होता है, ये होता है, और वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अपन अभी तक तो एटम के बाहर का चीज़ें देख रहे थे, अब एटम के अंदर देखते हैं एटम है क्या। तो एटम के अंदर क्या होता है, देखिए एटम के अंदर क्या होता है। एक प्रोटॉन बता दिया ने, एक इलेक्ट्रॉन बता दिया। तो सबसे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगे? तो ये चार्जेस को ने नोटिस किया कि जब अपन स्केल अप कर रहे हैं तो ये हो रहा है, और इनने जो भी चार्जेस नोट किए होंगे उस समय पे, तब इन लोगों ने सोचा कि हाँ इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, सभी ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहे हैं। तो थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने बोला कि जो एटम है वो कैसा है? एक तरबूज की तरह है, ठीक है। तरबूज क्या होता है? तरबूज आपने देखा होगा, जिसको हम वाटरमेलन के नाम से जानते हैं। तो वाटरमेलन जो होता है वो ऊपर से ग्रीन होता है, तो उसको माना है एटम की शेल, ठीक है। उसमें जो खाने वाला पार्ट होता है, एडिएबल पार्ट्स जो होते हैं ना, रेड कलर का, उस पार्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया? देखो, ग्रीन वाले पार्ट को, रेड वाले पार्ट को, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। लेकिन जब उसमें जो काले काले बीज होते हैं उनको क्या नाम दे दिया? उनको दे दिया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पडिंग। द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर दिस currents dry fruits is a spherical Christmas pudding. We can also देखा होगा वाटरमेलन। देखो इनने पहले तो दिया कि ये केक है, उसमें केक में क्या डाला है अपन ने? बूंदी बूंदी डाली है, तो उन बूंदी बूंदी को नाम दे दिया इनने क्या? इलेक्ट्रॉन। और जो केक है, जो एडिबल पार्ट है, उसको क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन। अब उनने दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? वाटरमेलन का, जो पॉजिटिवली चार्ज पूरे में एक तरह से फैला हुआ है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरह हैं? एक सीड्स की तरह, उनके जो बीज होते हैं उनकी तरह, ठीक है। तो ये थॉमसन ने क्या दिया? अब इसका ये 2 लाइन में पढ़ते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब उन्होंने क्या दे दिया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पूरे स्फीयर में है ना, जो है एटम के स्फीयर में पूरा जितनी भी जगह है उसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है वो जगह, लेकिन उसमें जो बीज है, मतलब छोटे छोटे दाने दाने हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एटम के अंदर ही हैं, उसी स्फीयर में हैं, एग्जिस्ट करते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये बात मैं बता सका हूँ, और इनकी यही बात सही निकलेगी। जो ऊपर वाला इनने जो थ्योरी दी है वो गलत हो जाएगी। अब वो आगे देखेंगे कौन करेगा उनको गलत। तो अब रदरफोर्ड आ गए मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल कुछ इस तरीके से था। इनका नाम था अर्नेस्ट Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold soil. अब देखिए इनने क्या वो दिया है, या पूरा एक्सपेरिमेंट देखिए इनका क्या था। ये इनका कुछ इस तरीके से था, मैं 1 मिनट आपको बताऊंगा। ये देखिए जो इनका यहाँ पे था ना, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को रोक रही थी। ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड, ये गोल्ड है, ये गोल्ड के एटम है। ये गोल्ड की बहुत पतली लेयर है। इसको अपन ने जब बहुत ज़्यादा जूम किया ना, तब अपन ने इनको 5 में अरेंज किया। ये करीबन बहुत मोटी लेयर है। जब अपन इसको जूम करेंगे, बिल्कुल पतली सी गोल्ड की अगर अपन वो लें, पेपर ऐसी लें, ठीक है, शीट, तो देखेंगे अपन को वो बहुत पतली दी गई। लेकिन अब उसको जूम करेंगे ना, तो उसमें करीबन 1000 ऑफ एटम्स एक साथ अरेंज होंगे। तो उन्हें एक्सपेरिमेंट क्या किया, यहाँ से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स भेजे, ठीक है, इस डायरेक्शन में उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स डाले। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो उनमें से जो
बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, ठीक है, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो सीधे बिल्कुल डायरेक्ट चले गए, सीधे गोल्ड शीट को पार कर गए, जिसमें आपको 1000 ऑफ गोल्ड एटम्स थे। तो जो 1000 और गोल्ड एटम्स में से इतनी जगह खाली है कि वो बिल्कुल सीधे चलेगा, उनको किसी ने अट्रैक्ट नहीं। अब ऐसे मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अट्रैक्ट करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ने उनको अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। और जो उसमें से कुछ पार्टिकल्स थे, 12000 में से कोई एक पार्टिकल था, वो क्या हुआ, बिल्कुल उसी 180 जैसे इस डायरेक्शन में गया और उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, ठीक है, जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। तो ऐसे जो पार्टिकल्स थे वो किससे टकराए, तो उन्होंने सोचा कि वो लगता है एटम के जो बीच में है ना, एटम के सेंटर में एक बहुत ठोस चीज़ है, एटम के सेंटर में एक बहुत ठोस चीज़ है, और बाकी उसके अगल बगल खाली जगह है, ठीक है। और खाली जगह के अराउंड क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। कुछ 90 डिग्री पे मूव हो गए, कुछ 20 डिग्री पे, कुछ 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे जो मूव हुए वो बिल्कुल जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। और मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वो कहाँ चले गए, बिल्कुल सीधे चले गए, उनको किसी ने रोका नहीं। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि एटम के बहुत सारी जगह खाली है, एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है। इससे अपन को क्या कंक्लूजन निकला, तो इसको पढ़ते हैं। बट द अल्फ़ा पार्टिकल्स सेक्रेटिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब इनने एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब क्या होता है, जो सोचा नहीं था वैसा रिजल्ट दिया इनने। क्या रिजल्ट दिया तो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब ये आपको मैंने बता दिया है, मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हीलियम के होते हैं, इसमें हीलियम होता है मेनली। तो हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे बिल्कुल गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जो एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है। सो सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल मतलब कोई 90 डिग्री पे चला गया, कोई 60 डिग्री पे, मतलब जैसे मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक मिनट, इस डायरेक्शन में गया, आप जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पर डायरेक्शन में गया, उससे यहाँ पे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से कुछ इस तरीके से टकराया तो वो इस डायरेक्शन में चला गया। कुछ पार्टिकल न्यूक्लियस से इस तरीके से टकराए तो वो इस डायरेक्शन में चले गए। कुछ बिल्कुल सीधे गए और इधर से टकरा गए तो वो ऐसे चले गए। तो इस तरीके से वो कहाँ कहाँ जाते ही जा रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे तो सीधे ही चले गए। तो इससे क्या कह सकते हैं अपन कि कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है, जिसलिए वो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। सरप्राइजिंगली, मतलब एक और सरप्राइज़ मिला उनको। क्या मिला कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, मतलब 12,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या था, बिल्कुल 180 डिग्री पे ही बॉन्ड हो रहा था। मतलब जैसे गया उसी डिग्री में वापस, बिल्कुल वैसा का वैसा ही वापस आ गया। तो इससे जो रदरफोर्ड थे उनने क्या कहा, इन द वर्ड्स ऑफ द रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर अ 50 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। मतलब उनने क्या कहा कि एक 12 इंच की जो फायर किया आपने, गोली को फायर किया, वो टिश्यू पेपर पे आपने फायर किया और टिश्यू पेपर से वो टकरा के सीधे आपको ही लग गई, आपको हिट कर दिया। तो ऐसा होता है क्या कभी? ये तो सरप्राइज़ हो गया, कोई खुद सरप्राइज़ हो गया, इनको खुद नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इनने क्या क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, ये सब आप पढ़ लेना, वैसे ज़रूरी नहीं है आपको। तो सबसे पहले ये जो मैंने पहले जो थॉमसन थे, जे थॉमसन, तो उनका बता दिया। अब ये रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो अब देखो, आपको कभी भी कोई भी चीज़ प्रूव करनी होती है ना, तो आप तो अपनी जो करना है प्रूव वो लिखते हैं, और फिर ये ऐसा हुआ क्यों वो लिखते हैं। तो इनने पहले कहा कि ये ना बहुत सारी जगह खाली है बिकॉज कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे सीधे चले गए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। मतलब जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्टेड हुए, यानी कि बहुत कम पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए। यानी कि जो देखो डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज जा रहे थे, अगर नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव हो जाते, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जा रहे थे और पॉजिटिव से ही अगर वो पास में है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्पीड में जा रहे थे, उनको पॉजिटिव चार्ज दिखा तो उन्होंने अपना एंगल बदल लिया। तो यानी आप क्या समझ सकते हैं कि बहुत थोड़ी जगह में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम के अंदर। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस
of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। मतलब हमने क्या कह दिया इससे कि अगर 180 डिग्री में चला गया, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने मारा उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो गोल्ड पार्टिकल, गोल्ड का एटम है, उसके अंदर बहुत कम जगह में उसका सारा मास कॉन्सनट्रेटेड है, बाकी पूरी जगह उसके अंदर खाली सी पड़ी हुई है। ठीक है, उसके अंदर बहुत छोटी जगह में जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर एटम का मास है, वॉल्यूम है, जो वो एटम के कुछ ही जगह में प्रेजेंट है। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 पावर 5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब उन्होंने क्या कह दिया, जो एटम का रेडियस होता है, रेडियस क्या समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए एक रेडियस है, उसका एटम के अंदर उसका कितना परसेंट है, 10 की पावर 5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द, मतलब कितना छोटा कर दिया इन्हें एटम के जो न्यूक्लियस है। अब इसको अपन नाम देंगे, अभी न्यूक्लियस नाम देंगे, ठीक है, तो वो बहुत छोटा है, न्यूक्लियस ही नाम दे दिया इन्हें, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस में क्या बोला इन्हें, देखो न्यूक्लियस के अंदर इन्हें बोल दिया कि प्रोटॉन होते हैं और उसके अगल बगल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। क्या फीचर्स है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, इन्हें एक और नाम दे दिया, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रेसिडेड इन द न्यूक्लियस। जो सारा मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। मैंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो एटम है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इन्हें ये कह दिया द साइज ऑफ एन न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। मतलब जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है एटम के साइज़ के अपेक्षा। ड्रॉबैक्स द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, द रिवॉल्यूशन ऑफ द एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy, thus the revolving electrons would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would be not exist in the form that we know that atom are quite stable। देखो अब इनने ये जो सिद्धांत दिया ये भी अभी गलत कर देंगे। ये गलत कौन करेगा, ये बोर मॉडल करेंगे। अभी देखो डेल्टन ने जो थॉमसन ने कहा था कि वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के, इनने क्या कह दिया, नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी जगह में ही बैठा हुआ है जो उसका सारा मास है और पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब इनने क्या कह दिया, एक और बात कही इनने क्या कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं और धीरे धीरे एटम जो प्रोटॉन है वो जो न्यूक्लियस है उसके पास आते जाते हैं उससे टकरा जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, रदरफोर्ड ने बोला कि ये क्वाइट स्टेबल है, ना कि स्टेबल है। ठीक है, तो अब इसी बात को गलत करने के लिए आया बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये इनने क्या कहा, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, नील बॉर्न्स पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पॉसिबल। अब इनने क्या कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नो एज डिस्क्राइब ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम विल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डो नॉट रेडिएट एनर्जी। इनने क्या कहा कि वो कुछ ही शेल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, एक बहुत बड़ी बात कह दी। और एक और बात कही कि इनने क्या कहा कि वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, वो अपनी जगह पे ही घूमते रहते हैं, ना एटम से जाके एटम के न्यूक्लियस से जाके टकराते हैं। ठीक है, तो अब इनका जो इन्हें जो पढ़ा है इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। दीज ऑर्बिट ऑन शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इज एन एटम आर शोन इन। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या कह दिया इनने, फर्स्ट शेल को K, सेकंड L, थर्ड M एंड फोर्थ N। ठीक है, आगे भी बहुत शेल्स होते हैं लेकिन इस क्लास में आपको 4 ही शेल हैं। तो K, L, M, N, इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, K L M N के फॉर्म में ज़्यादातर आपको मिलेगा। अब ये न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने करी, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये NCERT क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एंड NCERT क्वेश्चंस, ये दोनों ही मैं आपको कुछ ही दिनों में वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। और अभी आपकी केमिस्ट्री का 4th चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद ये आपके ऑल चैप्टर के क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू एन of a proton. It was eventually named as neutron. Neutron are present in the nucleus of an except hydrogen. In generally, a neutron is represented as n. The mass of an atom is therefore given by sum of the mass of the proton neutron present in nucleus. अब देखिए, अब यहीं तक मैं आपको अभी समझाऊंगा और यहीं तक आपको थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। देखिए, ये इनकी मेन बात इनने क्या कही है, जो चैडविक हैं, जे चैडविक हैं, 1932 में इन्हें डिस्कवर किया कि जो मास है ना एटम का उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। तो उनने क्या कहा कि उनने जब देखा तो उनने को पता लगा, देख तो नहीं सकते, तो उनने जब गैस किया तो उनने कहा कि नहीं, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं।
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बॉन्ड होते हैं और उनकी चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जो प्रोटॉन में जितना मास होता है ना, मास मतलब वजन, जितना प्रोटॉन में होता है ना उतना ही वजन न्यूट्रॉन में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में वजन ना के बराबर होता है, तो उसको अपन नहीं गिनेंगे। तो जो एटम का मास निकाला जाता है या फिर एटॉमिक मास निकाला जाता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो इनने क्या कहा कि जो न्यूट्रॉन है उसका सिंबल लिखेंगे अपन N, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब जो अगला टॉपिक है हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब ये आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो अभी आप ये तीनों के मॉडल्स में डिफरेंस देख लीजिए, तीनों ने क्या क्या बातें कही हैं और तीनों की क्या क्या बातें सही निकली हैं वो देख लीजिए। और जब तक आप ये वैलेंसी याद कर लीजिए, ये यहाँ से आधा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे याद कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आप तक अगर एक भी वीडियो छूट गई तो आप पीछे रह जाएंगे और आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो आप बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।